हेलो गाइस, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आई होप कि आप सब मस्त होंगे और सेफ होंगे अपने घरों पर। अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स और ऑनलाइन स्टडीज़ का टाइम है, तो हमारे पास टाइम ही पूरा मीन्स ये एक तरह से बोनस टाइम है। अगर आप उसे यूटिलाइज करना चाहें तो ये बोनस टाइम है, बिकॉज आप पूरे टाइम घर पे हैं। आई नो डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी है, डाइवर्जन बहुत सारे हैं, बट फिर भी मोस्ट प्रोबेबली आपके अगस्त में मेंस और सितंबर में नीट का एग्ज़ाम होगा। एंड दैट्स वाई अभी हमारे पास पूरा का पूरा जुलाई पड़ा हुआ है, और अगस्त में भी जब भी डेट आती है तो अगर हम मिनिमम मान के चले तो 30 दिन है। और पहले भी हम मीन्स कि 1.5 साल तो ऐसे भी निकल चुका है आपके इस सेशन का। तो आपने पढ़ाई तो करी ही होगी, तो जो ये 1 मंथ का टाइम है एग्ज़ाम से प्रायर जो आपको बोनस मिला है, इसमें आप बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। और अगर आपके जो टॉपिक्स हम करा रहे हैं उसमें कोई भी डाउट्स या कोई चीज़ छूट गया है तो वो आप हमारे साथ कवर कर सकते हैं। इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। तो अभी हमारा टाइम है एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने का। तो उससे पहले मैं बस ये कहना चाहूँगी कि जो भी बच्चे सेशन 2020 टू 2021 में 12th में हैं या फिर 11th में थे, मीन्स कि जो इस साल या नेक्स्ट ईयर एंट्रेंस देने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत ही मीन्स कि आप ये कह सकते हैं कि ब्लेसिंग की तरह ये टाइम, जो सीरियसली एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं और आईआईटीज़ या एमबीबीएस एम्स वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं। बिकॉज अगर आप अपने स्कूल्स जा रहे होते तो आप स्कूल जाते, ट्यूशन जाते, आने जाने का टाइम और बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होता है वो। मैंने भी ये सारी चीज़ें फेस करी हैं। तो हम इतना मीन्स उस टाइम पे फिजिकली भी इतना थक जाते हैं, और फिर मेंटली वहाँ पे सेमेस्टर एग्जाम्स और यूनिट माइनर्स वगैरह जो भी वहाँ पर होता है, उन सारी फॉर्मेलिटीज़ में भी हमारे पास इतना टाइम नहीं रह जाता। स्कूल का होमवर्क करो, ट्यूशन का होमवर्क करो, एंड दैट्स मतलब बहुत सारा बर्डन होता है। तो इन सब चीज़ों से हट करके इस बार हमारे पास टाइम ज़्यादा है, कोई आने जाने का कोई चक्कर नहीं है, कोई पार्टीज एंड ऑल जल्दी पड़ेंगी नहीं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे पास जो टाइम है वो बहुत है। मीन्स जो अब देने वाले उनके लिए बहुत था, और जो अब अगले साल देंगे उनके लिए बहुत है। तो इसका जमकर फ़ायदा उठाइए, जमकर तैयारी कीजिए, और मैं फिर कहूँगी लेट्स क्रैक इट। तो अब हम शुरू करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर सेकंड। मैंने इससे पहले आपको बता दिया था कि हमारे जो इससे मतलब सबसे पुराने अर्लियर मॉडल्स थे, जैसे कि थॉमसन मॉडल था, फिर हमने रदरफोर्ड मॉडल के कंक्लूजन्स और ड्रॉबैक के बारे में भी थोड़ी बहुत बात कर ली थी, और कैसे उसने एक्सपेरिमेंट किया था, क्या एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट या गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट, और उसके क्या कंक्लूजन्स थे, क्या ऑब्जर्वेशंस थी, वो सारी हमने डिटेल में पढ़ी थी। उसके बाद हमने कुछ टर्म्स देखा था, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, हमने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक सिंबल, इन सब के बारे में डिस्कशन कर लिया था। यानी एक तरह से हमने अपना एक बेस रेडी कर लिया था, जिस पर अब हमें स्टेप बाय स्टेप बिल्डिंग्स बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं, फर्स्ट फ्लोर बनाने की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हमारा जो काम है वो ये है कि जैसे पिछली बार मैंने डिस्कशन छोड़ा था रदरफोर्ड मॉडल के एंड पे, तो भाई ऐसा क्या हुआ, मीन्स कि ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिसने बोर मॉडल की तरफ रिवॉल्यूशन लिया। मीन्स जो पूरा का पूरा वेव था केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर के जो चल रहा था, सारा मोशन चल रहा था, वो एकदम से बोर मॉडल की तरफ टर्न होना, और वहाँ पर क्वांटम का क्वांटाइजेशन इफेक्ट्स और इन सब चीज़ों का कैसे स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन किया गया, इन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है हमें। एक्चुअली अब जो हमारा रास्ता होने वाला है रदरफोर्ड मॉडल को छोड़ते हुए वाया बोर मॉडल, हम क्वांटम थ्योरी की तरफ कैसे बढ़ेंगे, ये जो रास्ता है ये बेसिकली कंस्टिट्यूट करता है आपका मेजर पार्ट ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर ऑफ 11th क्लास। ठीक है, तो अब हमें उसी की तरफ बढ़ना है, वही बढ़ना है। तो फॉर ए स्टार्ट जो मैंने आपको बता दिया था कि रदरफोर्ड मॉडल ने ये हमें बता दिया था कि कोई कुछ है, मीन्स कि जो मास है वो कंसंट्रेटेड है इन न्यूक्लियस ऑफ एटम, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोबेबली स्फेरिकल स्ट्रक्चर में रिवॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद ये सारी जो ये शेप था, मीन्स एटम का जो शेप हम स्फेरिकल शेप एक तरह से एज्यूम करके चलते हैं, वो हमने कहीं ना कहीं बाय द टाइम जो स्टडीज़ होती हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिकल स्टडीज़ वगैरह, इन सब चीज़ों से हमें स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी कुछ पता चला। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि एक तो जो मैंने बताया था आपको कि रदरफोर्ड स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था एटम की, कि कैसे जो है इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करता है तो उसे कैसे कोलैप्स कर जाना चाहिए था एटम को।
सो एंड सो। अगर आपने ये अभी नहीं पढ़ा है तो आप हमारे इससे पहले वाले लेक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर के इसे पढ़ सकते हैं। और प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका इसी तरीके से हमें रिस्पॉन्स करना वाया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, कमेंटिंग सम सजेशंस और एडवाइस हमें मोटिवेट करेगा, और हम ताकि जल्दी से जल्दी 11-12 के सिलेबस की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें, हमें इसके लिए मोटिवेशन मिलेगा। रिटर्निंग टू द टॉपिक, अब हमें बात ये करनी है कि कैसे धीरे धीरे हम बोर मॉडल की तरफ बढ़े थे। जब ये देखा गया कि एटम्स जो हैं वो स्पेक्ट्रा देते हैं, मीन्स एमिशन स्पेक्ट्रा या फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रास देते हैं। अभी एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है डिटेल में अभी वो भी हम पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए आप ये कह सकते हैं कि एक स्पेक्ट्रल फिगर या डायग्राम की तरह इसे बस इमेजिन कर लीजिए कि कैसे जो है इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर जाता है, और उसकी वजह से जो हमें एक स्टडी जो हम करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिकल स्टडीज जो करते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस के थ्रू, वो हमें मिलती है। ये टेंशन मतलब अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन हम इसे डिटेल में ले जाने वाले हैं कि एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है। बट फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान दीजिए कि जब ये ऑब्जर्व किया गया कि एटम्स जो है वो हमें एमिशन स्पेक्ट्रा मिलती है एटम में, जब उस पर कोई रेडिएशन फॉल करता है, ठीक है। तो एमिशन स्पेक्ट्रा का जवाब जब रदरफोर्ड से मांगा गया, मींस रदरफोर्ड मॉडल और उसके थ्योरी से जब ये जवाब मांगा गया, तो हमें कुछ नहीं मिला। कि ऑब्वियसली बात है कि अभी तक जो स्ट्रक्चर था वो रदरफोर्ड ने दिया था, और रदरफोर्ड ने मतलब लेटेस्ट जो एक रिवॉल्यूशन था एटॉमिक स्ट्रक्चर में की स्टडी में, वो रदरफोर्ड की तरफ से आया था। तो हमें जो भी क्वेश्चंस था वो ऑब्वियसली बात है कि रदरफोर्ड के पास ही लेकर जाना था, क्योंकि अगर आपको अभी सपोज कीजिए कि आप ये एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक पढ़ रहे हैं और अगर आप मेरे से अभी लाइव पढ़ रहे होते तो आपको कोई भी डाउट आता तो आप मेरे से पूछते, बिकॉज फिलहाल ये सारी चीजें मैं ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यही था। तो रदरफोर्ड की थ्योरी के पास, प्रिंसिपल के पास जब हम ये सारे क्वेश्चंस लेकर गए तो उसके पास कोई आंसर नहीं था। तो ये स्पेक्ट्रा क्या होती है, कैसे होती है, इसके लिए हमें पढ़ना होगा कि नेचर ऑफ लाइट, यानी लाइट आप एक एनर्जी कह सकते हैं, एक रेडिएंट एनर्जी, नेचर ऑफ लाइट को या फिर रेडिएंट एनर्जी को हमें पढ़ना होगा, उसको समझना होगा। उसके लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है वो पढ़ना होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले थे मैक्सवेल, ठीक है। मैक्सवेल ने ये बताया कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल, यानी कि जब मैक्सवेल ने दी थी हमें क्या, EM यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ये होती क्या है, मैक्सवेल ने बताया कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, लेट सपोज कि चार्ज पार्टिकल है मेरे पास Z, अगर कोई चार्ज पार्टिकल सपोज कि Z अगर एक्सलरेशन कर रहा है, यानी इज अंडरगोइंग एक्सलरेशन, तो वो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रिकल वेव और मैग्नेटिक वेव ऑसिलेट करता हुआ मिलता है। वो भी मतलब देखो मैं डायग्राम से समझाती हूँ आपको। देखो इन्होंने बताया कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल सपोज Z है, वो सपोज A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है। तो जब ये हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, अल्टरनेटिंग, मीन्स आपने ये फिजिक्स में आई थिंक 12th का टॉपिक है, हमें मिलेगा अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक वेव। ये चीज इतनी फिलहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों कहा है उसे, मीन्स कि अगर हमें अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक वेव मिल रही है, इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक वेव, वो भी उसने क्या बताया कि वो आपस में परपेंडिकुलर होती है। मीन्स कि अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास इलेक्ट्रिकल वेव है, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक वेव होगी ये क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो अब जो वेव है वो मुझे मीन्स की ये वाली जो है ये इलेक्ट्रिक वेव है
और ये मैग्नेटिक वेव है, और ये आपस में परपेंडिकुलर होती है। ये तो बात समझ में आ गई होगी। ये अलोंग एक्स वाई डायरेक्शन मूव कर रही है और ये अलोंग वाई जेड डायरेक्शन मूव कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। देखो, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ ही प्रॉपर्टीज यहाँ पर पढ़नी है, वो डिटेल में हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। बाकी 2-3 पॉइंट्स जो हमें पढ़ने हैं, जो यहाँ जरूरी है, वो ये है कि पहली बात मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के जो कुछ पॉइंट है, उनमें से पहला पॉइंट तो ये है कि ई मतलब इलेक्ट्रिकल वेव is perpendicular to magnetic wave, मीन्स प्रोपेगेट करती है परपेंडिकुलर। यानी कि अगर इलेक्ट्रिकल वेव एक्स वाई डायरेक्शन में मूव कर रही है तो मैग्नेटिक वेव जो होगी वो वाई जेड डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। यानी प्रोपेगेशन का जो डायरेक्शन होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ये दोनों किसके परपेंडिकुलर होंगे? प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के। मीन्स की आप बात समझ में, एक चीज हो गई कि हमारी जो दोनों वेव्स है वो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर गई। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन अगर ये है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वेव और मैग्नेटिक वेव दोनों की दोनों ही आपस में भी परपेंडिकुलर है और दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, वेव के डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, सेकेंड चीज ये हो गई कि ईएम वेव की जो स्पीड होती है is equals to speed of light। ठीक है, ये भी हमें पता है। और थर्ड चीज जो हमें पता है ऑब्वियसली वो ये कि अनलाइक लाइट या और अनलाइक साउंड, इन दोनों वेव के मतलब लाइट को भी मीडियम चाहिए, साउंड को भी मीडियम चाहिए, लेकिन सॉरी लाइट को नहीं, जैसे साउंड के वेव को मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, उसी तरह से ईएम वेव्स को does not require medium for propagation। ठीक है, ये 3 चीज है। पहला कि ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, सेकंड कि इनका जो स्पीड होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, और थर्ड कि इन्हें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, अब हम इनके लिए इन्हें स्टडी करने के लिए कुछ फिजिकल चीजें, क्वांटिटीज यानी हमें कह सकते हैं फिजिकल यूनिट्स होती हैं जो हमें देखनी होंगी, हमें पता होनी चाहिए, जिनका आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में भी काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप पहले भी ये सारी चीजें पढ़ चुके होंगे, जैसे कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, इन्हीं से आएंगी वेव नंबर। ठीक है, तो हमें ये चारों चीजें भी पढ़नी है। तो हमें अब ये चारों यूनिट्स पढ़नी है। मैं इस डायग्राम की एक सिंपल वेव का डायग्राम बना लेती हूँ। अच्छा, एक चीज पॉइंट और ऐड कर लेना कि ईएम वेव थ्योरी की प्रॉपर्टीज में, जो कि आपको पता चल गया होगा कि ये दोनों जो फील्ड्स होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जिनकी प्रोपेगेशन की हम बात कर रहे थे, वो वेव नेचर की होती है। ये चीज पता चली होगी, ये भी पॉइंट ऐड कर लेना। ठीक है, वेवलेंथ, सपोज करो यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना देती हूँ। सपोज कि ये एक वेव है, ये आप छोटी क्लास में पढ़ चुके होंगे वैसे। ये होती है क्रेस्ट और ये होती है ट्रॉ। और ये होती है क्रेस्ट। ध्यान ये देना है, अब हमें इन बारी बारी सारी चीजें देखनी है। वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रो। यानी कि अगर मैं इस क्रेस्ट की बात करूं और कंसेक्यूटिव क्रेस्ट ये दोनों है और ट्रो दोनों कंसेक्यूटिव ये वाले, यानी कि ये डिस्टेंस इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। ये एक वेवलेंथ होगा और ये भी वेवलेंथ है। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और एनी टू कंसेक्यूटिव ट्रो इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद कुछ यूनिट्स जिसमें वेवलेंथ को मेजर किया जाता है वो होता है एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, पिकोमीटर, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो हमें एंगस्ट्रॉम जैसे कि हमें पता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू
10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो ये कुछ यूनिट्स हैं जिसमें वेवलेंथ को मेजर किया जाता है। उसके बाद आती है बात फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी को कैसे डिनोट करते हैं? न्यू से। और वाला इरेज कर रही हूं। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन पर यूनिट टाइम। ठीक है, यानी कि एक सेकंड में कितनी बार वेव ऑसिलेट कर रही है, वो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, 1 साइकिल पर सेकेंड में फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि 1 साइकिल पर सेकेंड या फिर साइकिल पर सेकेंड, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। कितनी ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम में कर पा रहा है उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और इसे यूनिट डिनोट करते हैं न्यू से, और इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। ये ऐसा यूनिट, ठीक है, ये साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया। एम्पलीट्यूड होता है हाइट, हाइट ऑफ क्रेस्ट, और जो वेव का क्रेस्ट और ट्रो होता है उनका जो हाइट होता है उसे एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, वेव नंबर जो है वो हमारा डिनोट करते हैं इससे, न्यू बार से, और ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, ये 4 चीजें हैं, बट जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। वेवलेंथ है डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रो। फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन पर यूनिट टाइम, जिसे डिनोट करते हैं न्यू से, इसे डिनोट करते हैं लैम्डा से। एम्पलीट्यूड है हाइट ऑफ क्रेस्ट और ट्रो, और वेव नंबर है हमारा वेवलेंथ का रेसिप्रोकल। ठीक है, इसका यूनिट, इसका अगर मान लो ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, यानी मीटर इनवर्स, नैनोमीटर इनवर्स, लाइक दैट। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब हमें पढ़नी है कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम, उनको इन ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, उनका इंक्रीजिंग वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर हमें पढ़ने हैं। ठीक है, अब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, पहले देख लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है। जब व्हेन EM waves are arranged in increasing wavelength or decreasing frequency, this arrangement is called EM स्पेक्ट्रम। ये जहां मैं EM लिख रही हूँ इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, एक चीज और, एक फॉर्मूला है जो हमें वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तीनों को रिलेट करने में काम आता है, और वो है C = न्यू इंटू में लैम्डा। और यहीं से हमें पता चल जाएगा कि लैम्डा और फ्रीक्वेंसी जो है वो इन्वर्सली है। यहाँ पर ये क्या है? फ्रीक्वेंसी, ये है वेवलेंथ, और ये है स्पीड ऑफ लाइट या फिर वेलोसिटी। देखो, स्पीड ऑफ, अगर लाइट की बात करेंगे, अगर लाइट भी एक EM वेव है, ठीक है, तो अगर लाइट की बात करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट लेंगे। किसी और वेव की बात करेंगे, अगर मैं बताऊंगी कौन कौन से वेव्स होते हैं, उनके वेव की स्पीड की बात करेंगे तो हम उस वेव को लेंगे। ठीक है, यानी ये फॉर्मूला जो है वो सिर्फ अभी इन EM वेव्स पर ही नहीं, यहाँ पे C = न्यू लैम्डा, यहाँ पे कई बार वेलोसिटी दूसरी भी लेनी पड़ती है हमें। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पर लिखेंगे C जो है वो वेलोसिटी है, न्यू है फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। ठीक है, अब हमें बात करनी है EM स्पेक्ट्रम है क्या। देखो, सबसे पहले कॉस्मिक, गामा रेस, एक्स रेस, यूवी रेस, विजिबल रेस, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। लिसन, ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं मेंस और नीट मेंस। ठीक है, इनके रेंज भी है, वेवलेंथ के रेंज,
बट वो आप खुद सर्च करके लिखे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप अब यहाँ पे लिखेंगे और उसे भूल जाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। आप उसे खुद सर्च कीजिएगा, खुद इसे लिखिएगा कि कॉस्मिक का रेंज क्या होता है, गामा के वेवलेंथ का रेंज क्या होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, जो याद करने वाली चीज़ जो अभी मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ वो ये कि सबसे पहली बात तो जो ये ऑर्डर मैंने लिखा है उसमें इसका मैक्सिमम वेवलेंथ है। देखो मैंने अभी क्या बताया था डेफिनेशन, व्हेन EM waves are arranged in order of increasing wavelength, increasing wavelength यानी कि ये जो ऑर्डर है ये सबसे कम वेवलेंथ का है और ये सबसे ज्यादा वेवलेंथ का है। ठीक है, अपोजिट टू दैट रेडियो वेव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सॉरी मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी कि डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी और फिर सबसे कम फ्रीक्वेंसी इसकी। सी गामा यानी कि G, CGX UVIMR, ऐसे याद कर लो, CGX UVIMR। ठीक है, C फॉर कॉस्मिक, G फॉर गामा, X फॉर एक्सरे, U फॉर UV, ये नहीं कि UV का मतलब UV लिख दिया, U फॉर UV, V फॉर विजिबल, I फॉर इंफ्रारेड, M फॉर माइक्रोवेव एंड R फॉर रेडियो वेव। एक चीज और, इस पूरे में हमें जिस रेंज की लाइट विजिबल है उसे विजिबल रेज कहते हैं, यानी कि इनके वेवलेंथ के रेंज में जितनी भी लाइट आएंगी वो हमें दिखेंगी, जिसे कि आप बाद में विबग्योर कहते हैं। यानी इन सारे कलर्स की जो लाइट हमें जो विजिबल है, इसका मतलब ये कि इन सबकी जो वेवलेंथ है वो विजिबल के रेंज में आती है। ठीक है, इससे पहले एंड आफ्टर दैट विजिबल से रेडियो वेव, कॉस्मिक से विजिबल तक के रेंज की लाइट हमें दिखाई नहीं देती है, यानी वो विजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये थी आपकी EM स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब हम एक आध न्यूमेरिकल कर लेते हैं। बेसिकली वो उसी फॉर्मूले पे होगा, C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा पे, नॉट मोर देन दैट। एक क्वेश्चन कर लेते हैं उस पर, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि EM वेव थ्योरी मीन्स कि हमें, चलो इसे सीक्रेट रखते हैं, इसके बाद ही पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये हमारा क्वेश्चन है जिसमें ये बोला गया है कि कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम। मैं इसमें तरीका बता रही हूँ, सॉल्व मैं नहीं करूंगी। देखो सबसे पहले क्या बोला है, वेव नंबर, यानी मुझे ये निकालना है, दैट इज फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ये रेसिप्रोकल होता है किसके, वेवलेंथ। वेवलेंथ मुझे यहाँ पर गिवन है, यानी कि 1/5800 एंगस्ट्रॉम। बट इसे मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ। आप यहाँ इसको एंगस्ट्रॉम में रख सकते हो, लेकिन आगे आपको फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए चेंज करना ही पड़ेगा, बताऊंगी क्यों, पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ही कर लेते हैं हम 5800 इंटू में 10⁻⁻10। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व करोगे आपको वेव नंबर मिल जाएगा, उसका यूनिट क्या होगा, मीटर इनवर्स। ठीक है, ये तो हो गया हमारा वेव नंबर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। सेकेंड चीज आती है फ्रीक्वेंसी। अब देखो इन्होंने कहा फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ, क्या कहा, रेडिएशन। मैं पहले ही बता चुकी हूं कि सारी EM रेडिएशन जो होते हैं दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, और फॉर्मूला भी बता चुकी हूं, C इज इक्वल्स टू न्यू इंटू में लैम्डा। ओके, C न्यू क्या है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी, ये मुझे निकालना है, लैम्डा गिवन है, C क्या लूंगी, स्पीड ऑफ लाइट, एंड दैट इज 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पॉइंट समझ में आया, क्यों बोला मैंने कि इसको एंगस्ट्रॉम से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट क्या है मेरे पास, मीटर पर सेकेंड में, यानी मीटर में। तो मेरे को इसको सेम यूनिट करने के लिए इसका क्या चाहिए, एंगस्ट्रॉम का मीटर में चाहिए। यही मेरा यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड है, यही प्रोसीजर है। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, जस्ट ताकि आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीख जाओ और
मतलब एक प्रैक्टिस जैसा प्रैक्टिस के लिए मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है। यहाँ पे कोई भी वेवलेंथ हो सकती है, कोई भी आपको वेवलेंथ की जगह हो सकता है फ्रीक्वेंसी दे दे, वेव नंबर दे दे, वेलोसिटी दे दे, कुछ भी दे दे, उस बेसिस पर आपको जो मिसिंग होगा या जो उन्होंने आपसे पूछा है वो आपको वैल्यू निकाल कर उन्हें देनी होगी। ठीक है, तो ये था हमारा EM वेव पे डायरेक्ट जो फॉर्मूला भी मैंने बताया उसके बेसिस पर क्वेश्चन। ओके, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा सीक्रेट, एक्चुअली नथिंग लाइक सीक्रेट। मैंने ये कहा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जब क्लास शुरू करी थी, उससे पहले उसी टाइम पे सॉरी बताया कि रदरफोर्ड मॉडल लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, तो रदरफोर्ड स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन, रदरफोर्ड स्पेक्ट्रा लाइन सॉरी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट लाइन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, अच्छा, अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि लाइन स्पेक्ट्रा कैसे था, क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें देखने के लिए हमें समझनी पड़ेगी, मैंने पहले ही बताया आपको, समझनी पड़ेगी नेचर ऑफ लाइट। अच्छा, नेचर ऑफ लाइट ठीक है, मुझे नेचर ऑफ लाइट पढ़नी है, बट द पॉइंट इज कि नेचर ऑफ लाइट में भी ना एक प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम यहाँ उठी। नेचर ऑफ लाइट पढ़ने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी भी पढ़नी पड़ी और प्लैंक क्वांटम थ्योरी भी पढ़नी पड़ी। क्या फर्क है दोनों में, क्यों दोनों जरूरी है लाइट के ही नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए? वो ये कि नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी मैंने पहले बोल दिया था लाइट, एक तरह से मैं उसे कह सकती हूँ कि वो लाइट है, तो मतलब लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो जो लाइट को समझने के लिए मैंने EM वेव थ्योरी पढ़ा, उसने ये एक्सप्लेन करा कि लाइट का जो नेचर है वो एक वेव का नेचर है। फाइन, यानी कि जब भी एटम पर लाइट स्ट्राइक करेगी तो जो मतलब जो स्पेक्ट्रा हमें मिलता है, यानी जो एनर्जी एमिट होगी वो इन द फॉर्म ऑफ वेव होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब तुमने कहा कि वो वेव नेचर का होगा, लाइट वेव नेचर का है, मैंने पढ़ लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, बट द पॉइंट इज कि बात यहीं खत्म नहीं हुई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की भी कुछ लिमिटेशंस आ गए। अब वही लिमिटेशंस, यानी कि वो लिमिटेशंस आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की, मतलब ये कि मेरी बात को ध्यान से सुनना, EM वेव थ्योरी की लिमिटेशंस का मतलब था कि लाइट का वेव नेचर कुछ प्रॉपर्टीज को समझा नहीं पा रहा है। ठीक है, अब यानी कि हम पढ़ते भी हैं बाद में 12th में कि जैसे आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्रैक्शन पढ़ा, ये था वेव नेचर ऑफ लाइट पर एक्सप्लेन हो जाता था, लेकिन इंटरफेरेंस और बाकी सारी कुछ चीजें हैं वो सारी वेव नेचर पर एक्सप्लेन नहीं हो पाती। सॉरी, मैं उल्टा बोल रही हूँ, ये वेव नेचर पर एक्सप्लेन करता है, वो नहीं, मतलब जो रिफ्लेक्शन है वो पार्टिकल नेचर पर एक्सप्लेन होता है। तो वही पार्टिकल नेचर पढ़ने के लिए हमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़नी होगी। पर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी तक जाने से पहले भाई ये तो समझ लो कि लिमिटेशन क्या थी और लिमिटेशन क्यों थी। फाइन, लिमिटेशंस में जो दो टॉपिक्स बनकर आ जाते हैं हमारे सामने, वो हैं, पहले मैं बता देती हूँ लिमिटेशंस क्या क्या है। लिमिटेशंस ऑफ वेव थ्योरी। अब वेव थ्योरी से मेरा मतलब आई होप कि आप समझ गए होंगे, हम नेचर ऑफ लाइट को ही पढ़ने के लिए दो थ्योरी पढ़ते हैं और दोनों थ्योरी में से कोई भी गलत नहीं है। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज वेव थ्योरी समझाती है और लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज क्वांटम थ्योरी समझाती है। दोनों में फर्क क्या है? वेव थ्योरी ये कहती है कि लाइट का नेचर वेव का नेचर है, मीन्स ऐसे मूव करने वाला, और क्वांटम थ्योरी ये कहता है कि लाइट एक पार्टिकल या फिर पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है। मतलब अगर मैं थोड़ा सा समझाने को आपकी कोशिश करूं तो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कि मैं वेव थ्योरी की बात करूं और यहाँ अगर क्वांटम थ्योरी की बात करूं तो मैं कहूंगी कि अगर यहाँ पर सपोज मेरा कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ अगर लाइट पड़ रही है इस सोर्स से तो ये इस तरह से पड़ेगी, वेव थ्योरी ये कहती है। और अगर क्वांटम थ्योरी की बात करूं तो ये कहता है कि लाइट इस तरीके से पड़ेगी। क्यों पड़ेगी और ऐसा क्यों कहा गया वो अब हम लिमिटेशंस के थ्रू पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि वेव और क्वांटम में फर्क क्या है, मतलब वेव और पार्टिकल नेचर या क्वांटम नेचर में लाइट के फर्क क्या है। ठीक है, लिमिटेशंस हम देख लेते हैं। पहला है कि वेव थ्योरी ब्लैक बॉडी के रेडिएशन को समझा नहीं पाया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कॉन्सेप्ट को समझा नहीं पाया। अब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है वो भी हम पढ़ेंगे।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। थर्ड है वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी of solids as function of temperature, यानी टेम्परेचर के चेंज होने के बेस, टेम्परेचर के चेंज होने पर सॉलिड का हीट कैपेसिटी में वेरिएशन कैसे आता है, ये भी बात वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमारा लिमिटेशन है वो ये है कि ये लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम समझा नहीं पाया। ये सारी जो खेती करी थी अभी तक कॉन्सेप्ट्स की, वो तो इसी के लिए हो रही थी ना, विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन भी बोलते हैं, इसके हम पहले हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन, क्योंकि हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पहले पढ़ेंगे, तो पहले क्या भी आई थिंक यही पढ़ते हैं इस क्लास में। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये चारों टॉप जो चीजें थी वो वेव थ्योरी हमें समझा नहीं पाई थी। इसमें से ये हीट कैपेसिटी कॉन्सेप्ट तो आप थर्मोमेन से आपकी मुलाकात हो ही जाएगी, कोशिश करूंगी मैं कि हाँ भी थोड़ा ब्रीफ कर दूं, बट मेन इंपॉर्टेंट चीज अभी के लिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक से अभी हम शुरू कर रहे हैं। कम से कम ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो अभी इस वीडियो में फिनिश करवा ही देती हूँ। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस हमें, अब यहाँ पे फिर से मैं बता दूं कि ये चारों जो लिमिटेशंस थी वो लाइट का वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया कि वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, पहले वो देखेंगे कि क्या कमी रह गई थी, और फिर कैसे पार्टिकल नेचर इंट्रोड्यूस करने पर ये समझ में आ गया, वो भी देखते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो भाई, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझने के लिए पहले ये देख लेते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या होता है। ठीक है, ब्लैक बॉडी इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर, या फिर साथ में परफेक्ट रेडिएटर, यानी कि जितनी भी उसे जितनी भी रेडिएशन या एनर्जी दी गई वो उसको परफेक्टली एब्जॉर्ब कर ले और साथ में परफेक्टली ही रेडिएट कर दे, वो ब्लैक बॉडी होती है। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या चीज है? अगर इफ एनी ब्लैक बॉडी इज हीटेड देन द एमिटेड रेडिएशन इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। लिख देती हूं मैं, इफ एनी ब्लैक बॉडी इज हीटेड radiation emitted क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, ये था हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ये तो हुई डेफिनेशन इसकी, मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर दूं जल्दी से। ब्लैक बॉडी का मतलब जो परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट रेडिएटर हो, जो कि हर फ्रीक्वेंसी की लाइट को एब्जॉर्ब कर ले परफेक्टली और परफेक्टली ही रेडिएट कर दे, उन्हें ब्लैक बॉडी कहते हैं। और जब ब्लैक बॉडी को हीट किया जाए और जो रेडिएशन एमिट होता है उसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। अब आओ भाई मेन कहानी पे, जो मेन चीज थी और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट थी इसकी, वो ये था कि अगर मैं वेव थ्योरी के हिसाब से चलूं तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये मेरा ब्लैक बॉडी है और इसे मैंने वेव के फॉर्म में, अभी मैं वेव की थ्योरी पढ़ रही हूं, तो वेव के फॉर्म में रेडिएशन दी है और वेव के फॉर्म में ही एमिट होगी ऑब्वियस, तो फिर आप इसे रेडिएशन कंटिन्यूसली देते जा रहे हो। बात समझ में आ रही है? मीन्स कि अगर आप उसे वेव फॉर्म में दे रहे हो तो कोई मतलब बारी बारी बॉल तो फेंका नहीं जा रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रीक, यानी मैं अगर देखो फर्क है, पाइप से मैं पानी दूं इन अ कंटिन्यूस स्ट्रीक, उसमें और बारी बारी बोतल या पाउचेस को लेकर के फेंकने में फर्क है। ठीक है, उसमें कंटिन्यूस ट्रांसफर हो रहा है वाटर का और वो डिसकंटिन्यूअस है।
ठीक है, यहाँ पे भी हम एनर्जी को कंटिन्यूअसली ब्लैक बॉडी को दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो ये है, मतलब जो हमारा एनर्जी है वो क्या हो रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है। देखा ये गया कि जब भी ब्लैक बॉडी को हीट किया जाता है ना, जब भी ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं तो इसका कलर चेंज होता है। ठीक है, समथिंग कुछ ऐसा है, पिंक से येलो, ब्लू, कुछ ऐसा। ठीक है, इसका कलर चेंज होता है। मेन बात ये है, जब भी हमने इसे हीट किया तो इस ब्लैक बॉडी का कलर चेंज होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो था हमारा ऑब्जर्वेशन। लेकिन अगर ईएम वेव थ्योरी के कॉन्सेप्ट पर चलें तो जो एनर्जी है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है और साथ में, ठीक है, तो इसका मतलब एनर्जी जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी दैट इज एम्पलीट्यूड के स्क्वायर है। एनर्जी जो है, मतलब फिर से सुनो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जब मैं उसे एनर्जी दे रही हूँ कंटिन्यूअस फॉर्म में तो एनर्जी बढ़ती जा रही है, पहली बात। सेकंड थिंग कि एनर्जी इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यानी इंटेंसिटी का मतलब एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और इंडिपेंडेंट है किसके, फ्रीक्वेंसी। पर अभी क्या कहा मैंने कि कलर चेंज हो रहा है। कलर चेंज होने का मतलब बॉडी में फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है। आपने अभी क्या कहा, वेव के अकॉर्डिंग तो उसके फ्रीक्वेंसी से उसको इंडिपेंडेंट होना था, पर ऐसा हुआ नहीं है, कलर चेंज हो रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी में फर्क आ रहा है। तो यहीं पर दिक्कत आ गई कि वेव थ्योरी यहां पर आकर के ब्लैक बॉडी रेडिएशन के जो कलर चेंज है ना उसे समझा नहीं पाया। ठीक है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो कलर को चेंज हो जा, कलर को कांस्टेंट रहना चाहिए था। बेशक इंटेंसिटी ऊपर नीचे चलती रहे वो अलग बात है, लेकिन कलर को चेंज नहीं होना था, पर ऐसा हुआ नहीं। यहीं पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाते वक्त फेल हो गया, यानी लाइट का वेव नेचर अभी हमारे काम का बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, अब चूंकि जो वेवलेंथ थी, सॉरी फ्रीक्वेंसी जो थी वो हमारी इंक्रीज हो रही है, बिकॉज क्या है कि रेड से, मतलब वो जो कलर चेंज था वो रेड से ब्लू की तरफ जा रहा था। रेड की फ्रीक्वेंसी कम और ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी। ये चीज हमने नोट कर ली। अब हमने क्या किया, इंटेंसिटी और वेवलेंथ को प्लॉट किया ग्राफ पे एट टेम्परेचर, एट सम गिवन टेम्परेचर। ठीक है, सपोज करो T2 पे और T1 पे। देखा ये गया कि अगर मैं T1 को देखूं तो पहले एट अ गिवन टेम्परेचर वेवलेंथ के घटने के साथ इंटेंसिटी घट रहा है, फिर एक बार यहां पर मैक्सिमम पहुंच गया और फिर आगे चल करके डिक्रीज हो गया। तो जो ये वेरिएशन है हमारा इंटेंसिटी का वेवलेंथ के साथ एट अ गिवन टेम्परेचर, वो हम इस तरीके से प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये था हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसका कंक्लूजन ये था कि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग उसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए था। बेशक से एनर्जी बढ़ रही थी तो इंटेंसिटी में थोड़ा बहुत इधर उधर फर्क आना था, लेकिन फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होना था। बट चूंकि देखा गया कि कलर तो बदल रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी भी बदल रही है, तो उसके थ्रू अब यहाँ पर ये पता चला कि भाई कुछ गड़बड़ है, यानी कि लाइट का वेव नेचर जो है ना वो यहाँ कामयाब नहीं हो रहा। बट कहानी अब सिर्फ ये होता तो चलो एक बार को हम कह भी देते कि क्या रीजन था, बट मैंने आपको बता दिया कि 4 लिमिटेशंस थी। इसके बाद हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। फिर ऐसे ही जो वो चारों लिमिटेशंस हैं, इनको देखने के बाद ये कंक्लूड कर दिया गया था कि लाइट का नेचर सिर्फ वेव नेचर नहीं है, पार्टिकल नेचर भी है। और उसके बाद एक फेमस लाइन आई जिसको आप जानते भी हैं, ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो तब तक के लिए शबा खैर, सुभान अल्लाह। घर पे रहिए, मस्त रहिए और प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।